नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम डेली 7:30 पे शाम को मिलते हैं इसी चैनल पे और अपनी तैयारी को बेहतर करने की थोड़ी सी और कोशिश करते हैं। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे, तो क्लास के एंड में आप जाते जाते वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय मैं आपका यहाँ पे व्यर्थ नहीं करूँगी, आपके सिर्फ मैंने यहाँ पे 30 सेकंड लिए हैं। तो अब हम क्या काम की बात करते हैं। हम अपना जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का, उसका राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या कर लिया है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। हमने कर लिए एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जिसका मतलब क्या है, अपने सभ्यता कर लिए, प्राचीन सभ्यता है राजस्थान की। इसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट को हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। एक क्लास आपको इसकी थ्योरी वाली मिल चुकी है, एक क्लास पीवाईक्यू वाली। तो इससे क्या है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चल गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपका क्या है, एक बिल्डअप हुआ होगा। ठीक है, पहला टॉपिक अपना हो चुका है। दूसरा टॉपिक है अपने यहाँ पे दिया है इन्होंने, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th से 18th सेंचुरी, मतलब 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच की अपने को हिस्ट्री पढ़नी थी, जिसमें अपने को सबसे पहले पढ़ने थे गुर्जर प्रतिहार, जो कि हमने पढ़ लिए हैं। फिर हमें पढ़ने थे चौहान, तो चौहान 3 भागों में पढ़ने थे यहाँ पे, अजमेर के, और ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रणथंभौर के और जालोर के। तो ये तो हमें चौहान पढ़ने थे, तो ये तीनों हमने अच्छी तरह पढ़ लिए, इनके पीवाईक्यू भी कर लिए हैं। तो ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में आपको यहाँ दिख रहा होगा रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत मेवाड़। तो अब मेवाड़ वाला टॉपिक हम शुरू करेंगे यहाँ पे। और मेवाड़ में जो है राजस्थान के मुग़ल, मतलब दिल्ली सल्तनत, मुग़ल और ये सब जो भी थे, मेवाड़, बीकानेर, आमेर, इनके बारे में अब क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक अपना यहीं से आपको पता चल रहा होगा, मेवाड़ वाला होने वाला है। तो मेवाड़ में हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको ये सिलेबस इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेवाड़ जो इतिहास है वो बहुत बड़ा इतिहास है। अगर हम पढ़ने जाएँ तो इसकी लगभग आपसे वो 10 से 20 क्लासेस तो आराम से मिल जाएगी यूट्यूब पे, जिसने क्या है बहुत एक एक जो शासक है उसको पढ़ाया, 10 से 20 से भी क्या ज़्यादा ही क्लासें आपको मिल जाएगी। तो इतना कुछ अब क्या है अपने को नहीं पढ़ना है। ये पूरा सिलेबस ही जो है अपने आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, यही पूरा सिलेबस अपने सेकंड ग्रेड में है राजस्थान हिस्ट्री वाला। तो उसमें भी अपने को मेवाड़ के जो इतने सारे शासक हैं उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप खूब आराम से पढ़े, कोई मनाही नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास लिमिटेड टाइम है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और सिलेबस में डायरेक्टली जिसका नाम मेंशन है उसको अच्छी तरह पढ़ें। जिसके बारे में सिर्फ यहाँ पे दे दिया मेवाड़, तो मेवाड़ में तो इतने शासक है, अभी मैं आपको बताऊँगी, जिनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो 1 महीना भी आपके पास कम पड़ जाए। ठीक है, वो सारी चीज़ें याद भी तो रखनी होती है, ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और सारा याद हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए मेवाड़ के बारे में जितना पढ़ो उतना ही कम है, पढ़ाई का तो देखो अंत ही नहीं है, पर हमें पढ़ना है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ताकि अपना एग्ज़ाम यहाँ पे क्रैक हो जाए। तो मेवाड़ में हम क्या पढ़ेंगे, मेवाड़ में अपने को एक नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है राणा सांगा। ठीक, पहला नाम ये है। दूसरा दिख रहा है महाराणा प्रताप, तो दूसरे नंबर पे ये पढ़ेंगे। फिर ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये है मानसिंह जो कि आमेर के हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। चंद्रसेन ये है मारवाड़ के, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। राय सिंह बीकानेर के, तो बीकानेर वाले भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये तीनों जो है आमेर के, मारवाड़ के और बीकानेर के, इन तीनों को हम बाद में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं क्या, राणा सांगा, प्रताप और ये राज सिंह ऑफ मेवाड़, तो इन तीनों को क्या है हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। और एक और हम शासक ले लेते हैं राणा कुंभा। तो इस प्रकार से 4 जो शासक है मेवाड़ के, इनके बारे में हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, ताकि क्या है यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाए। इन चारों से ही जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। ठीक, तो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, जो भी आप देखेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं। बाकी जो भी है मेवाड़ में, तो उनके बारे में भी मैं आपको शॉर्ट में बताती जाऊंगी वीडियो में, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा। तो इसके साथ ही क्या है अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था। आप बाद में ये बोले कि मेवाड़ में आपने ये नहीं कराया मैडम, ये नहीं कराया, तो हम यहाँ पे ओनली आरपीएससी की जो पूछने का तरीका है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। देखो, पढ़ाई आपको जितनी करनी है आप अपने स्तर पे कर सकते हैं, हम अपने स्तर पे इसीलिए करवा रहे हैं आपको
कि आपका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कम समय में क्रैक हो। तो कम समय में इसी तरह से किया जाता है कि भाई सिलेबस के ओरिएंटेड पढ़ा जाए, ज़्यादा चीज़ों में टाइम अपने को अभी नहीं देना है, क्योंकि अपने पास टाइम ही अब बहुत ही कम बचा है, लिमिटेड टाइम बचा है और उसमें क्या है, रिवीजन भी करना है। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस ख़त्म हो जाए। 15 मई तक का मेरा प्लान है कि आपका जो ये पूरा सिलेबस है ये कंप्लीट करवाने का, राजस्थान हिस्ट्री वाला और आर्ट एंड कल्चर का। तो देखते हैं, अगर आप सबने सहयोग दिया तो हम इसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ साथ आपको मैथ्स की क्लासेस भी मिल रही है, तो वो भी आप ज़रूर देखें, जिससे क्या है आपके 10 मार्क्स का अपन मैटर पूरा कर रहे हैं और 10 से कम वीडियो में, 7-8 वीडियो में पूरा आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। तो अगर आपने 7-8 घंटे भी दे दिए अच्छे से, तो आपका 10 में से आप 8 नंबर तो पूरे ले आएंगे, इतनी मैं उम्मीद करती हूँ। और आपको ये मैथ्स वाली क्लासेज भी अच्छी लगे तो आप इसके लिए भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो अभी हम 2 सब्जेक्ट को ही टारगेट कर रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर वो नहीं करेंगे, 2 सब्जेक्ट का टारगेट करेंगे। तो 15 क्वेश्चन अपने यहाँ से हो गए और 5 क्वेश्चन अगर मैथ के लें तो अपने होते हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स। अगर 40 मार्क्स में से भी आप थोड़े बहुत क्वेश्चन गलत कराए तो आपके 35 मार्क्स तो यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो 35 मार्क्स लाना क्या है, इसमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टोटल पेपर ही अपने 150 मार्क्स का होता है। बाकी के अदर सब्जेक्ट के लिए टाइम रहा तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अभी कोई भी ये ना बोले कि आप ये सब्जेक्ट भी करा दें मैम, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ, मुझे जितना समय मिलता है। तो आपके लिए आगे से आगे प्लानिंग पूरी तैयार है। तो पहले जो है क्या है, हम ये 40 मार्क्स अपने इंश्योर करेंगे, उसके बाद में आगे की प्लानिंग करेंगे। और आप अपने स्तर पे पढ़े रहिए, बिल्कुल भी अभी मेरे भरोसे बिल्कुल नहीं रहिए कि मैम कराएगी तभी करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरे भरोसे ही बैठे रहें, बिल्कुल भी भरोसे में ना रहें। जो क्लासेज चल रही है उनके लिए भी मैं तो यही बोलूँगी कि आप आगे से पढ़ के आएँ, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आगे से पढ़ के आएँ, यहाँ से रिवीजन करें, अपना एग्ज़ाम क्रैक करें। तो देखो यहाँ पे अपने को दिया है मेवाड़ का इतिहास। अब मेवाड़ का इतिहास बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे मेवाड़ का इतिहास जो है 3 पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से में, पहले तो आते हैं इसमें सबसे पहले गुहिल वंश, फिर आती है रावल शाखा और राणा शाखा। तो इन तीनों में जो जो शासक हुए हैं उनके नाम मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं, तो ज़्यादा डीपली क्या है हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत लगेगी उस शासक के बारे में मैं आपको बताऊँगी थोड़ा बहुत, तो आप अगर चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो इतनी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ये रेड बॉक्स में, ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम कुंभा जी को भी कर देते हैं बॉक्स में, तो आपको पता रहे। ये चारों हम आज पढ़ेंगे और अपना मेवाड़ वाला जो भी टॉपिक है उसकी थ्योरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो तो क्या है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपका एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं छूटने वाला है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखें, ये नहीं कि क्लास लंबी है तो आधी क्लास देख ली और काम चल गया। पूरी क्लास देखेंगे तो PYQ क्वेश्चन जब हम करेंगे तो भी आपको मज़ा आएगा कि हमने जो पढ़ा है बिल्कुल बेस्ट मटेरियल पढ़ा है और कम से कम समय में पढ़ा है। तो ये तो मैंने आपको शाखाएं बता दी कि गुहिल वंश है, रावल शाखा है और राणा शाखा है। अब जो मेवाड़ है इसका क्या है, मेवाड़ जो शब्द है इसका महाभारत में जो था नाम क्या था, महाभारत काल में। तो महाभारत काल में इसका नाम था क्या, शिवी जनपद। क्या नाम था इसका, शिवी जनपद इसका नाम था मेवाड़ का महाभारत काल में। और इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी उस टाइम पे, क्या थी राजधानी, तो राजधानी का नाम था यहाँ पे मध्यमिका, जो कि कहाँ पे पड़ती थी, ये आती थी अपने चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो ये मध्यमिका चित्तौड़ में आती थी। और मेवाड़ को ही किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को पता होगा, मेवाड़ को ही जानते हैं किस नाम से, एक तो प्रागवाट और क्या बोलते हैं इसको, मेरुनाल भी बोल देते हैं। और यहाँ पे हमने देखा शिवी जनपद, तो शिवी भी इसको बोल देते हैं। तो मेवाड़ के 3 नाम देख लिया आपने, प्रागवाट, मेरुनाल और शिवी। अब जो मेवाड़, फिर हमने यहाँ पे देखा गुहिल वंश, तो गुहिल वंश की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो गुहिल वंश की स्थापना जो है 566 ईस्वी में, कब, 566 ईस्वी में किसने कर दी, गुहिलादित्य ने कर दी। अब गुहिलादित्य के नाम को ही कैसे लिख देते हैं, कभी तो गुहिलोत लिख देते हैं, कभी गुहिल ही लिख देते हैं डायरेक्ट, तो कुछ भी आ जाए, एक ही बात आपको समझनी है यहाँ पे कि गुहिलादित्य ने यहाँ पे क्या की थी,
गुहिल वंश की स्थापना की थी। अब गुहिलादित्य के पिताजी कौन थे? तो इनके फादर थे, कौन थे इनके फादर? तो इनके फादर थे शिलादित्य। कौन थे? शिलादित्य इनके फादर थे। और माता जी थी इनकी, मदर थी इनकी कौन? मदर थी पुष्पावती। तो पुष्पावती इनकी माता थी, फादर का नाम था शिलादित्य। और जो शिलादित्य थे ये कहाँ के राजा थे? तो शिलादित्य राजा थे गुजरात के। कहाँ के थे ये? तो ये गुजरात के राजा थे। तो ये सारी बात हमने कर ली। और यहीं पे क्या है, शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है मलेच्छों से युद्ध करते करते। तो ये सब बात है। अब गुहिल वंश में इनके बाद में कौन आए? गुहिलादित्य के बाद आए नागादित्य, फिर आए कालभोज। कालभोज को ये बप्पा रावल कहते हैं और मालभोज भी इनको कहते हैं। तो कालभोज, बप्पा रावल, मालभोज एक ही बात है। तो ये क्या थे? ये थे महेंद्र द्वितीय के पुत्र। कौन थे ये? महेंद्र द्वितीय के पुत्र थे। कौन? कालभोज। और जो कालभोज थे इन्होंने क्या है, जो मौर्य राजा था मानमोरी, उसको क्या करा था? हराया था। और इन्होंने ही, और गौरीशंकर जो हीराचंद ओझा थे, इन्होंने इनको कालभोज को क्या टाइटल दिया था? बप्पा रावल। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्ट में, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने इनको बप्पा रावल का टाइटल दिया था। और जो बप्पा रावल थे ये क्या करते थे? तो ये जो हारित ऋषि थे उनकी गायों को चराने का काम करते थे। और जो मौर्य राजा था मानमोरी, उनको हराकर इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी? तो इन्होंने राजधानी बनाई थी क्या? नागदा। नागदा बनाई थी, जो कि कहाँ पे है? उदयपुर में। तो उदयपुर नागदा में इन्होंने राजधानी बनाई थी। और यही क्या थी? मेवाड़ की आरंभिक राजधानी थी। क्या थी ये? आरंभिक राजधानी थी। तो आरंभिक राजधानी अगर पूछे तो आपको क्या बता देना है? नागदा उदयपुर बता देना है। और किसने बनाई थी? तो कालभोज ने बनाई थी। इतना आपको अभी तक पता चल गया? ठीक है। अब बप्पा रावल ने और क्या किया? तो बप्पा रावल ने यहाँ पे मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। तो क्या किया इन्होंने? सोने के सिक्के भी चलवा दिए। ठीक है भाई, सोने के सिक्के भी चलवा दिए। और बप्पा रावल ने क्या किया? बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का भी निर्माण कर दिया। क्या कर दिया? एकलिंग जी के मंदिर का भी निर्माण कर दिया। सोने के सिक्के भी चलाए, एकलिंग जी का मंदिर भी बनवाया। अब एकलिंग जी का मंदिर बनवाया तो बनवाया कहाँ पे? ये बनवाया कैलाशपुरी में। कहाँ पे बनवा दिया? ये कैलाशपुरी में। अब ये कैलाशपुरी जो है ये भी उदयपुर में ही आता है। तो ये बात सब याद होनी चाहिए। और जो एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, इसमें क्या किया इन्होंने? एकलिंग जी जो थे उनको तो क्या है, मेवाड़ का राजा माना। और जो स्वयं थे, खुद थे कालभोज जी, इन्होंने खुद को क्या माना? एकलिंग जी का दीवान माना। तो ये हो गई बात। अब एकलिंग जी के मंदिर के अलावा इन्होंने एक और मंदिर का निर्माण कराया, जिसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे देखें। तो ये इन्होंने बनवाया सहस्त्र बाहु मंदिर। तो सहस्त्र बाहु मंदिर बनाया, जिसको क्या है? सास बहू का मंदिर कहते हैं। और ये भी कहाँ पे बनवाया? ये भी उदयपुर में बनवाया। उदयपुर में कहाँ पे? तो नागदा। तो नागदा उदयपुर में ये मंदिर बनवा दिया। फिर क्या है, इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कहाँ हुई? ये मृत्यु भी इनकी नागदा उदयपुर में ही हुई। और इनका जो समाधि स्थल है वो यहाँ पे है कैलाशपुरी उदयपुर में। ठीक है, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा दूर है, पर आप अगर देखें ऑप्शन में तो ये भी ठीक कर सकते हैं। तो इतना सब क्या है, अपने को कालभोज जी के बारे में याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इन्हीं से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब कालभोज जी तो देख लिया। अब इसके बाद में आते हैं अल्लट। तो अल्लट आए। फिर अल्लट जो है, इनको ही क्या है, इन्होंने राजधानी चेंज कर दी। तो इन्होंने राजधानी नागदा से कहाँ पे कर दी? नागदा से इन्होंने राजधानी बना दी आहड़ में। अब आहड़ भी उदयपुर में ही आता है। तो नागदा से उदयपुर राजधानी शिफ्ट करने वाले कौन थे? तो ये थे अल्लट। तो ऐसे ही आपको अल्लट याद रखना है, ऐसे ही आहड़ याद रखना है। और इसके पहले कौन थी राजधानी? तो नागदा उदयपुर थी। इतना आपको याद हो गया? ठीक है, याद हो गया। अल्लट ने क्या करवाया? और इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवा दिया। और नौकरशाही का गठन भी इन्होंने कर दिया। और इनके टाइम पे ही जो था, इन्होंने विवाह किससे किया? तो अल्लट ने विवाह किया था किससे? तो अल्लट ने विवाह किया किससे? हरिया देवी से। हरिया देवी से इन्होंने विवाह किया, जो कि क्या थी? हूण राजकुमारी थी। कौन थी? हूण राजकुमारी थी। कौन? हरिया देवी। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कि ये जो था, ये राजस्थान का क्या था? फर्स्ट
इंटरनेशनल क्या था, फर्स्ट इंटरनेशनल विवाह था। तो ये भी पूछ सकते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि राजस्थान का फर्स्ट इंटरनेशनल विवाह कौन सा था। तो ये था अल्लट के टाइम पे, अल्लट ने किया था हरिया देवी से, जो कि एक हूण राजकुमारी थी। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में अल्लट के बाद में हुए शक्ति कुमार, ये इनका नाम ही शक्ति कुमार है, इतने शक्तिशाली ये नहीं थे। फिर क्या हुआ, इनके बाद में विक्रम सिंह आए और विक्रम सिंह के पुत्र थे रण सिंह, जिनको कर्ण सिंह भी बोलते हैं। तो इनका यहाँ पे शासन रहा, कब से रहा, तो 1158 में इनका यहाँ पे शासन रहा। और फिर क्या हुआ, इनके शासनकाल के टाइम पे गुहिल वंश का बंटवारा हो गया, 2 भाग में इनका बंटवारा हुआ। रण सिंह के 2 पुत्र थे, पहले तो इनके पुत्र देखते हैं। तो इनके 2 पुत्र थे, तो पहले पुत्र तो थे कौन से, क्षेम सिंह, और इधर दूसरे थे इनके राहब। तो क्षेम सिंह और राहब इनके पुत्र थे। तो जो क्षेम सिंह है, इनसे तो क्या हुआ, रावल शाखा का उदय हो गया। ठीक है, क्या हो गया, क्षेम सिंह से रावल शाखा का उदय हो गया। और राहब जो थे, इनसे हुआ सिसोदिया का, राहब जो है इनसे राणा शाखा, और सिसोदिया जो है ये भी यहीं से देखे जाते हैं। तो इनका यहाँ से क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया। अब राहब जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो राहब जो है सिसोदा गांव से यहाँ पे हुआ था ये। और जो रावल शाखा है ये चित्तौड़ में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इतना सब हमें पता चल गया। अब क्षेम सिंह के भी 2 पुत्र हुए। क्षेम सिंह के 2 पुत्र कौन कौन हुए भाई, तो ये हुए, एक तो सामंत सिंह के अलावा सामंत सिंह के अलावा कौन हुए, तो सामंत सिंह के अलावा दूसरे पुत्र थे इनके कुमार सिंह। तो ये बात हो गई। अब जो सामंत सिंह थे, इन्होंने क्या कर लिया, सामंत सिंह ने 1172 में क्या कर लिया, जो कीर्तिपाल चौहान थे, कौन थे, कीर्तिपाल चौहान थे, इनसे क्या कर लिया, मेवाड़ को छीन लिया। ठीक है, मेवाड़ को छीन लिया इन्होंने कीर्तिपाल चौहान से। और फिर क्या हुआ, जो ये कुमार सिंह थे, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने 1179 में क्या किया, 1179 में इन्होंने क्या किया, जो कुमार सिंह थे ये, इन्होंने भी कीर्तिपाल चौहान को हराया वापस से, और मेवाड़ को यहाँ पे पुनः छीन लिया। तो ये सारी बात हमने यहाँ पे की। फिर इनके बाद में शासक बने 1213 में, कौन बने थे, जैत्र सिंह बने। और जैत्र सिंह कब से कब तक रहे, तो जैत्र सिंह रहे 1213 से 1250 मिलता है किसी बुक में, किसी में 1252। तो जो भी आएगा ऑप्शन में देख के हम टिक कर देंगे। तो ये सारा क्या है, ये सारा का सारा हमें देखना तो अभी रावल शाखा में, पर मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक बार बता दिया है। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं एक बार। तो इसको मैं एक बार मिटा देती हूँ, जो जो एक्स्ट्रा है थोड़ा सा जगह यहाँ पे हम बना लेते हैं, ताकि हम अच्छे से आगे की चीज़ें समझ पाएँ। क्योंकि ज़्यादा लिखा हुआ रहता है तो भी थोड़ा सा आपका फोकस इधर उधर चला जाता है। तो बिल्कुल भी इसको हम क्या है, इधर उधर नहीं होने देंगे। जो हमें पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें देखते हैं। तो ठीक है, अपने को इतनी जगह आराम से सफिशिएंट है, इतने में अपना काम चल जाएगा। तो देखिए, रावल शाखा जो है, इसमें सबसे पहले हुए कौन, रावल क्षेम सिंह। अब रावल क्षेम सिंह कौन थे, तो अभी आपको बताया कि ये जो थे रण सिंह के पुत्र थे। कौन थे ये, रण सिंह के पुत्र थे। ठीक है, रावल क्षेम सिंह हो गए। अब रावल क्षेम सिंह से ही क्या हुआ, रावल शाखा का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था, इसीलिए इनके नाम के आगे यहाँ पे रावल भी लगा दिया मैंने, तो आपको ध्यान रह जाएगा। अब रावल क्षेम सिंह जो थे, इनके 2 पुत्र आपको बताए, सामंत सिंह और कुमार सिंह। तो ये इनके पुत्र हैं किसके, क्षेम सिंह के, याद हो गया। अब सामंत सिंह और कुमार सिंह ने क्या किया, कीर्तिपाल चौहान जो थे, इनसे मेवाड़ को छीन लिया था। सामंत सिंह ने तो कब छीना था, 1172 में, और कुमार सिंह ने वापस से छीना था 1179 में। किसको छीना था, मेवाड़ को। ठीक है, तो अब बाद में कौन आए, फिर आए 1213 में जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह का शासनकाल अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, 1213 से 1250 आए या 52 आए, देख लेना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर कौन आए, तो फिर आए अपने तेज सिंह और समर सिंह और रतन सिंह। रतन सिंह का काल का माना जाता है 1302 से 1300
3 के बीच का। तो ये सब अपने को ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है उनको आगे देखेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे, 5-10 मिनट में कवर हो जाएंगे, ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं इनके बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग राणा शाखा। तो राणा शाखा में अपने आते हैं एक तो हम्मीर, कौन आते हैं, हम्मीर आते हैं। उसके बाद में क्षेत्र सिंह, शेता आते हैं। फिर आते हैं राणा लाखा, मोकल, कुंभा, उदा, रायमल, सांगा। फिर आते हैं रतन सिंह, विक्रमादित्य और बनवीर जो थे ये राणा शाखा में नहीं आते हैं। उदय सिंह जो है ये आए। फिर महाराणा प्रताप, अमर सिंह फर्स्ट, कर्ण सिंह, जगत सिंह और राज सिंह। तो ये सारे यहाँ पे आपने देखे, तो इनका क्रम ये है। इसके बाद भी बहुत सारे शासक हैं, तो उनको पढ़ने की क्या है अभी हमने को ज़रूरत नहीं है। जब समय मिलेगा तो आपको उनके बारे में भी बता दिया जाएगा, उसके ऊपर भी वीडियो हम लेके आएंगे। तो अभी तो क्या है, अपना एग्ज़ाम पास में है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो हम क्या है इधर उधर नहीं भटकेंगे, अपने टारगेट को लेके चलेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आरबीएससी की बुक पे चलते हैं, जो कि आपको सभी को पता है 10th क्लास की है, आरबीएससी की बुक है। और नई वाली जो है ये वाली ये बुक है, पुरानी वाली ये यहाँ पे नहीं है। तो अभी हम इससे ही अपना काम चलाएंगे, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लेता है, तो इसको भी हम देखते जाएंगे और अपने नोट्स को भी देखते जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गुहिल वंश और इसके प्रतापी शासक। तो यहाँ पे अपने को दिया है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इनके आसपास का जो भी क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाता है। ये आपको जनरली सभी को पता होगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि मेवाड़ क्षेत्र में क्या क्या आता है। क्या क्या आता है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ आता है। और गुहिल वंश जो है इन्होंने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल ने किया, जिनको हम गुहिलादित्य भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन था। तो गुहिल वंश के संस्थापक थे गुहिल जी, या फिर गुहिलादित्य आ जाए। तो ये बात हो गई। अब गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है, अलग अलग इतिहासकार है, तो अलग अलग मत है। तो अबुल फजल जो है, अबुल फजल ने क्या किया, इनको ईरान के शासक नौशे खां से संबोधित किया। किनको, गुहिलों को। और जो कर्नल टोड है इन्होंने क्या बोला इनको, इन्होंने बोला कि ये तो वल्लभी के शासकों से रिलेटेड हैं। और वहीं मुणोद नेणसी और गोपीनाथ शर्मा जो है वो क्या करते हैं, इनके ब्राह्मण होने का मत यहाँ पे रखते हैं। कौन कौन, मुणोद नेणसी, गोपीनाथ शर्मा। अब जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, इनका मानना है कि जो 566 ईस्वी में लगभग गोयल ने अपना शासन यहाँ पे स्थापित कर लिया था। गोयलों के बाद में मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन हुआ, तो ये मैं आपको बता चुकी, बप्पा जी हुए। बप्पा जी को ही क्या है, कालभोज के नाम से जाना जाता है। क्या है, कालभोज और बप्पा रावल। तो ये क्या है, इन नामों से इनको जाना जाता है। तो इसी बात पे सबसे पहले बप्पा रावल जी का शासन देख लेते हैं। तो बप्पा रावल जी है 734 से 753 तक। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बप्पा की राजधानी नागदा में बनाई। नागदा कहाँ पे आता है, उदयपुर में आता है। तो फर्स्ट राजधानी पूछे तो बप्पा जी ने बनाई थी नागदा उदयपुर में, मेवाड़ की। और बप्पा ने कैलाशपुरी, कैलाशपुरी भी उदयपुर में ही आता है, कंफ्यूज ना हो। तो कैलाशपुरी में क्या किया, एकलिंग जी लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा जी का वास्तविक नाम क्या मिलता है, तो बप्पा का वास्तविक नाम हमें कालभोज मिलता है। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि ओरिजिनल नेम कालभोज था, तो सीधे से पता चल गया हमें कि उपाधि जो थी बप्पा थी इनकी। ठीक है, टाइटल इनको बप्पा का मिला था, सॉरी, हाँ ठीक है। और फिर वीर विनोद के जो रचयिता थे कविराज श्यामल दास, इन्होंने क्या लिखा है इनके बारे में कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब का नाम है। मतलब किसी राजा का नाम नहीं है बप्पा, ये तो एक खिताब का नाम है। ऐसी मान्यता है कि बप्पा जो है चित्तौड़ के शासक थे, एक मानमोरी, इनके यहाँ सेवा किया करते थे। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे क्या है, मुकाबले को चुनौती देकर बप्पा जी ने चुनौती स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। और इतिहासकार जो है सीवी वैद्य, इन्होंने इनकी तुलना किससे की है, तो तुलना की है चार्ल्स मार्टेल से। तो इसको तो अंडरलाइन कर लें अच्छे से। सीवी वैद्य ने इनकी तुलना, बप्पा की तुलना किससे की, चार्ल्स मार्टेल, जो कि कौन था, एक फ्रांसीसी सेनापति था। यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को इसने पराजित किया था। तो इतना अपने को याद रखना है।
ठीक है, अब हम पढ़ना है जेत्र सिंह के बारे में। तो जेत्र सिंह जो थे, इनका शासनकाल 1213 से 53 तक रहा और गुहिल के ही एक वंशज थे ये जेत्र सिंह। इन्होंने परमारों से क्या किया, चित्तौड़ को छीना और उसे अपनी राजधानी बना लिया। तो चित्तौड़ को राजधानी किसने बना लिया, जेत्र सिंह ने बना लिया। नागदा को किसने बनाया, बप्पा रावल ने बनाया। आहड़ को किसने बनाया बताइए, अभी बताया था आहड़, अल्लट, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, चित्तौड़ को राजधानी बना लिया जेत्र सिंह ने। 1227 में एक युद्ध हुआ, भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध कब हुआ, 1227 में। दिल्ली के गुलाम वंश थे, कौन थे, गुलाम वंश के सुल्तान थे इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश की सेना को इन्होंने क्या हराया था, यहाँ पे किसने हराया था, जेत्र सिंह ने हराया था। भूताला के युद्ध में हराया था, 1227 में युद्ध हुआ था। इसका वर्णन जो है जयसिंह सूरी के द्वारा रचित एक ग्रंथ हमीद मदमर्दन, इसको हमने पहले भी याद किया था, तो आपको याद होगा मुझे उम्मीद है। अब मैं आपको यहाँ पे वो ट्रिक नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा अपने दिमाग पे भी जोर डालें ताकि आपको क्या है चीज़ें याद रहे। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हम्मीर कहा गया, किस ग्रंथ में, जयसिंह सूरी के हम्मीर मदमर्दन में। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जेत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए क्या लिखा, तो ये लाइन लिखी है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेत्र सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी कर दी है। तो इस तरह से जेत्र सिंह अपने कंप्लीट हुए। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है रतन सिंह। तो रतन सिंह के बारे में देखते हैं जल्दी से। रतन सिंह जो है, इनका शासनकाल 1302 से 1303 तक रहा। रावल रतन सिंह को 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित क्या थी, पद्मावत। अब ये भी पूछ सकता है मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी रचना लिखी थी, तो पता होना चाहिए कि इन्होंने पद्मावत लिखी थी। कब लिखी थी, 1540 में लिखी थी। क्या था इसमें, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के कारण रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी, इनको प्राप्त करने के बारे में इसमें बताया गया है। तो आपने पद्मावत मूवी भी देखी होगी, तो इसके बारे में तो कोई मुझे लगता नहीं है, रतन सिंह के बारे में आपको ज़्यादा डाउट होगा। ये सब चीज़ें क्या है आपको थोड़ा पता होगा। मूवी में तो क्या है, पिक्चर में थोड़ा सा क्या है ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, पर फिर भी थोड़ा सा आपको याद होगा अच्छी तरह से इनके बारे में, तो ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो फिर आगे देखते हैं। डॉक्टर जो दशरथ शर्मा थे, इनके मत को यहाँ पे मान्यता मिली और अलाउद्दीन की सेना जो है लड़ते हुए रतन सिंह और इनके जो सेनापति थे, कौन कौन थे इनके सेनापति, गोरा और बादल। तो जो रतन सिंह थे और गोरा और बादल, ये यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए। और जो रानी पद्मिनी थी, इन्होंने क्या है 1600 महिलाओं के साथ में जोहर कर लिया। क्या कर लिया, 1600 महिलाओं के साथ में इन्होंने जोहर कर लिया। तो ये बात हमें क्या है यहाँ से पता चलती है। और इस युद्ध में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी था। तो अमीर खुसरो किसके समकालीन था, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो था अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। तो ये भी कभी पूछ सकता है, ज़्यादा डिटेल में जाके पूछे तो, कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन इतिहासकार कौन था, तो अमीर खुसरो था। ऐसे अलाउद्दीन ऐसे अमीर खुसरो। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में क्या किया है, इस आक्रमण का वर्णन किया है। तो ये बात आपको पता चल गई। और जो अलाउद्दीन था, इनने अपने पुत्र जो था, अलाउद्दीन का पुत्र था खिज्र खां, इसको क्या है चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। और चित्तौड़ का नाम बदल के क्या कर दिया, तो चित्तौड़ का नाम बदल के इसने कर दिया था खिजराबाद। क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। अपने पुत्र का नाम खिज्र खां था, इसलिए इन्होंने इनका नाम क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। इस तरह से क्या हुआ, रतन सिंह जो थे मेवाड़ की जो शाखा थी, रतन सिंह जो थे मेवाड़ की गोयल शाखा के अंतिम शासक थे। तो ये बात हमें यहाँ पे पता चली। तो इतना सब हमने यहाँ पे पढ़ लिया रावल शाखा के बारे में। अब रावल के बाद में हमने कौन सी शाखा देखनी थी, रावल के बाद में अपनी आई थी दूसरी शाखा, राणा शाखा। राणा शाखा के जो वास्तविक संस्थापक थे ये कौन थे, राणा हम्मीर थे, जिनका शासनकाल 1326 से 1364 तक रहा। सबसे इम्पोर्टेंट भी अपने यही है। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो राणा हम्मीर रहे, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे ये राजा हम्मीर। इन्होंने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार करके गोयल वंश की पुनः स्थापना की और सिसोदा का जागीरदार होने से इनको सिसोदा कहा गया। तो ये बात आपको यहाँ पता चल गई। अब जो हम्मीर के दादाजी थे,
हम्मीर के दादा कौन थे? लक्ष्मण सिंह। इन्होंने अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद मेवाड़ के जो सभी शासक थे इनको क्या कहने लगे? सिसोदिया कहने लगे। हम्मीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। क्या बोलते हैं? राजा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक बोलते हैं। और राणा हम्मीर को ही विषम घाटी पंचानन मतलब विकट आक्रमणों में भी सिंह के समान, सिंह के सदृश की संज्ञा भी मिली है। और जो राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है इसमें ये विषम घाटी पंचानन की इनको संज्ञा मिली है। और जो हम्मीर है इन्हीं को क्या है? सिंगोली जो कि बांसवाड़ा में आता है, यहीं के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को भी इन्होंने परास्त किया था, हराया था। क्या क्या पढ़ा इनके बारे में फिर से देखते हैं। राणा हम्मीर थे, शासनकाल 1326 से 1364। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे। 1326 में चित्तौड़ पर आक्रमण करके गोयल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा के जागीरदार थे इसलिए नाम क्या हो गया? सिसोदिया हो गया। हम्मीर के जो दादा थे लक्ष्मण सिंह, इन्होंने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। और इसके बाद के जो भी शासक थे मेवाड़ के, ये क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। हम्मीर को क्या कहते हैं? हम्मीर की उपाधि है मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन। और भी क्या है? राणा शाखा का वास्तविक संस्थापक, चित्तौड़ में राणा शाखा का संस्थापक ये। और भारत में जो छापामार युद्ध प्रणाली थी उसके जन्मदाता भी राणा हम्मीर को ही कहा जाता है। सिंगोली का युद्ध याद रखना है। सिंगोली का युद्ध अपने हुआ था 1336 में। ये देखिए यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे ईयर भी लिख देते हो। तो 1336 में ये युद्ध हुआ था किस किस के बीच में? मोहम्मद बिन तुगलक प्लस हम्मीर। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और हारा कौन था यहाँ पे? तो हार गए थे ये मोहम्मद बिन तुगलक जी, और अपने जो राजा हम्मीर थे ये यहाँ पे जीत गए थे। तो ये बात अपने को याद रखनी है। अब इसके बाद अपने को ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, हमें देखने हैं महाराणा लाखा। महाराणा लाखा जो थे इनका शासनकाल हुआ फिर 1382 से 1421। 1382 में महाराणा लाखा जो थे मेवाड़ के शासक बने। मारवाड़ के जो रणमल थे, कौन थे? मारवाड़ के रणमल थे। इनकी बहन थी हंसाबाई। कौन थी? हंसाबाई इनकी बहन थी। इनका विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था। लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, लेकिन परिस्थितिवश क्या हुआ? ये विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। होना तो चुंडा के साथ था लेकिन लाखा के साथ हो गया। अब क्या हुआ? अब लाखा के साथ संपन्न हो गया तो इस विवाह के साथ ये शर्त रखी गई कि मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी है वो हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के जो योग्य पुत्र थे चुंडा, उनको राज्याधिकार से वंचित रहना पड़ा। मतलब इनको यहाँ पे चुंडा को राजगद्दी नहीं मिली। और चुंडा को क्या है? राजस्थान का भीष्म पितामह भी बोलते हैं। तो ये याद रखना है कि जो कौन से शासक है उनको भीष्म पितामह बोलते हैं राजस्थान का, तो चुंडा को बोलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं। तो इस बुक की एक एक लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है तो वापस से अभी भी टाइम है, इस बुक को पढ़ ले। ज़्यादा पेज की ये बुक नहीं है, फास्ट जल्दी जल्दी भी पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें तो याद रहेंगी। और पहले से पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ाया कैसा गया है, कैसा नहीं पढ़ाया गया है। इस बुक के जो भी फैक्ट्स हैं वो लिए गए हैं, नहीं लिए गए हैं। तो कोचिंग वाले को बिल्कुल भी दोस्त ना दें, खुद से भी थोड़ी सी मेहनत करें और इस तरह से पढ़ें। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ये दोनों बुक पढ़ेंगे तो 9th 10th की। अब राजस्थान का भीष्म पितामह चुंडा हो गए। राणा लाखा के समय पे जावर माइंस से क्या है? चांदी और सीसा भी मिला है। तो ये भी याद आता है क्वेश्चन कि किसके शासनकाल में जावर माइन से चांदी और सोने सीसा के वो मिले हैं? तो राणा लाखा के टाइम पे। तो ये सीसा और ये मिले जावर माइंस से। तो फिर क्या हुआ? यहाँ से आर्थिक समृद्धि अपनी बढ़ने लगी, अपना इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी होने लगी। इसी समय फिर क्या हुआ? एक बंजारा था जिसका नाम क्या था? पिच्चू बंजारा। तो पिच्चू बंजारा जो था इसने यहाँ पे क्या किया? उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण कराया। उदयपुर में पिच्चू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। और इसके किनारे पे क्या है? तो इसके किनारे पे एक चबूतरा है जो कि है गलकी नटनी का चबूतरा। अभी मैं यहाँ पे आपको ये पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगी कि ये कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। आप सभी को पता है, आप सब कहीं ना कहीं से पढ़ के यहाँ पे आए हैं। तो इतना समय अपने पास नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ रिवाइज करेंगे, यहाँ पे फालतू की बकवास नहीं करेंगे। अपना जो भी टाइम है उसको रिवीजन के लिए यहाँ पे हम
डेडिकेटेड कर रहे हैं तो वही काम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। और लाखा के दरबारी भी एक बार बता देती हूँ। तो लाखा के 2 दरबारी हैं। तो कौन कौन थे? एक तो आपको मिल जाते हैं देखने को झोटिंग भट्ट। कौन आ जाते हैं? झोटिंग भट्ट। और दूसरा नाम है धनेश्वर भट्ट। तो झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट आपको याद रखना है। ये कौन थे? तो ये राणा लाखा के दरबारी थे। अब इनके बाद में आता है क्या क्या आता है इनके बाद में? महाराणा मोकल आते हैं। महाराणा मोकल का 1421 से 1433 तक रहा। मोकल जो थे महाराणा लाखा और हंसाबाई के क्या थे? पुत्र थे। कौन थे? महाराणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र कौन थे? मोकल थे। 1421 में जब मोकल शासक बने तो अल्पायु के थे ये। इसके कारण क्या है, चुंडा ने उन्हें संरक्षक के रूप में कार्य किया। तो ये हुआ। लेकिन जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता जो है हंसाबाई उन पर संदेह करती है, डाउट करती है, तो वो क्या है, मेवाड़ छोड़ के मांडू चले गए। कहाँ चले गए? मेवाड़ छोड़ के मांडू चले गए। और फिर 1433 में क्या हुआ, मोकल की जिलवाड़ा में चाचा और मेरा ने हत्या कर दी। ठीक है, क्या कर दिया? मोकल की हत्या किसने कर दी? चाचा। और मेरा ने कर दी किसके साथ मिलके कर दी? तो मेहपा पवार के साथ। तो इस लाइन से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो राणा मोकल थे इनकी हत्या किसने की? तो चाचा और मेरा ने कर दी। इतना ही आपको क्या है यहाँ से याद रखना है। ठीक, मेहपा पवार के साथ में मिलके। अब आते हैं महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा जो है, महाराणा कुंभा का समय काल था 1433 से 1468 तक। और मोकल के बाद में इनके पुत्र थे महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा किसके पुत्र थे? तो राणा मोकल के ही पुत्र थे। 1433 में मेवाड़ के शासक बने थे। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त करके इन्होंने मेवाड़ी सामंतों का क्या विश्वास जीता था? क्या किया था? राठौड़ों का जो भी मेवाड़ पर प्रभाव था उसको इन्होंने समाप्त किया और मेवाड़ के जो सामंत थे इनका विश्वास जीता। तो इसके लिए क्या है, महाराणा कुंभा जाने जाते हैं। और कुंभा ने चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। और 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। 1437 में क्या होता है? सारंगपुर का युद्ध, जिसमें मालवा के शासक थे कौन? महमूद खिलजी प्रथम। इनको हरा करके बंदी बनाया। कब? 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा का शासक महमूद खिलजी को। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने क्या है, विजय स्तंभ का निर्माण कराया। तो विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया किसने? राणा कुंभा ने। ठीक है। अब जो ये विजय स्तंभ है इसमें क्या है? तो विजय स्तंभ जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। 9 मंजिला इमारत है। 120 फीट की क्या है इसकी ऊंचाई है? क्या है? 120 फीट इसकी ऊंचाई है। 30 फीट का इसका आधार है। और 157 क्या है इसमें सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, 157 सीढ़ियाँ हो गई। और ये हो गया। और 9 मंजिला इमारत हो गई। और जो तीसरी मंजिल है क्या है, जो थर्ड मंजिल है उस पर क्या है, उस पर 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। तो 9 बार अल्लाह कौन सी मंजिल पे लिखा है? तीसरी मंजिल पे लिखा गया है। कौन सी लैंग्वेज में? तो ये है अरबी में। तो इतना सब क्या है आपको पता होना चाहिए। और 5वीं मंजिल जो है, 5वीं पे क्या है, वास्तुकारों के नाम है जेता, पूजा, नापा, मोपा, पोमा आदि के। और 8वीं मंजिल पे क्या है, एक भी मूर्ति नहीं है। तो ये सब हो गया। यहाँ पे विजय स्तंभ आया तो इसके बारे में कुछ देख लिया हमने बातें। नागौर के जो उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 में क्या हुआ, फिर कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर को छीन लिया और बाद में संधि कर ली। और संधि करके क्या किया इन्होंने, रायमल का विवाह मारवाड़ की जो राजकुमारी थी इससे कर दिया। क्या कर दिया? महाराणा कुंभा का पुत्र था कौन? रायमल। और जो रणमल राठौड़ थे इनकी पुत्री थी रणमल राठौड़, मारवाड़ के शासक थे। इनकी पुत्री थी राजकुमारी का नाम क्या था? तो इनका नाम था राव जोधा। तो इनसे क्या है, इनका विवाह कर दिया। सॉरी राव जोधा नहीं, ये राजकुमारी का नाम था श्रृंगार देवी। तो श्रृंगार देवी से इनका विवाह कर दिया रायमल का। और यहाँ पे ये संधि हुई। और इसी संधि को क्या बोलते हैं? इसी संधि को बोलते हैं आवल बावल की संधि। क्या बोलते हैं? आवल बावल की संधि बोलते हैं। तो ये आपको पता चल गया। अब आगे देखते हैं आगे जाके क्या हुआ। 1456 में क्या हुआ? 1456 में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात का जो था कुतुबुद्दीन, इनके बीच में चंपानेर की संधि हुई।
तो चंपानेर की संधि कब हुई? तो चंपानेर की संधि अपने हुई है 1456 में महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में। ठीक है, कुतुबुद्दीन शाह है ये, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है। ठीक है, याद रखना है। और इस संधि में क्या है, इन्होंने क्या तय किया? इन्होंने तय किया कि जो दोनों शासक है वो मिलके क्या करेंगे, अपन कुंभा पे अटैक करेंगे, उसको हराएंगे और उनके राज्य को बांट लेंगे। क्या कर लेंगे? ये सारा काम यहाँ पे करेंगे। इन्होंने ऐसी प्लानिंग बनाई। किस किसने? महमूद खिलजी फर्स्ट ने और कुतुबुद्दीन शाह ने। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? 1457 से 58 के बीच में गुजरात और मालवा के शासकों ने मेवाड़ पे अटैक भी कर दिया। अटैक करने पे क्या हुआ, ये दोनों जो थे फिर, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों के मतभेद होने के कारण इनको सफलता यहाँ पे नहीं मिली। और ऐसा माना जाता है कि कुंभा जो थे इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण कराया, जिसमें सिरोही, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध है। कविराज जो थे श्यामल दास, इन्होंने कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताया। कुंभलगढ़ का दुर्ग जो था अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति और बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी कौन है? तो मंडन है। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी मंदिर और श्रृंगार चंवरी मंदिर का और एकलिंग जी के विष्णु मंदिर का और रणकपुर के मंदिर का भी निर्माण कराया। तो इतने सारे मंदिरों का इन्होंने निर्माण कराया, जो कि आपको याद रखना है। कौन कौन से हो गए? कुंभा स्वामी मंदिर, श्रृंगार चंवरी, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, रणकपुर के मंदिर। अब कुंभा के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो कुंभा जो है, एक तो विद्वान थे, विद्यानुरागी शासक थे। कान्हा व्यास द्वारा इनको एकलिंग महात्म्य से ज्ञात है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति में रुचि रखते थे। संगीतराज, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंध इनके क्या थे? प्रसिद्ध ग्रंथ थे। तो इनके ग्रंथ कौन कौन से थे? एक तो संगीतराज, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंध इनके ग्रंथ थे। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या की और गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर क्या लिखी? इन्होंने टीका लिखी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश भट्ट जो है, इन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की क्या की? रचना की। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को जो है महाराजाधिराज, राव राय, दानगुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, ये सारी उपाधियाँ यहाँ पे दी गई है। अब इसमें से आपको जितनी याद हो जाए उतनी अच्छी बात है। कौन कौन सी है वापस देखते हैं एक बार। तो ये हैं अपने पास महाराजाधिराज, राव राय, दानगुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान। अब कुंभा जो थे क्या थे? प्रतापी शासक थे, अपने को पता ही है। इनका अंतिम समय जो था वो लेकिन बाद में कष्ट में रहा। इनके जीवन के जो अंतिम काल थे उनमें कुंभा को उन्माद रोग हो गया था। उन्माद रोग में क्या होता है? क्या होता है उन्माद रोग में, बताइए। तो उन्माद रोग में अपने को जो है, इसमें अपने को अलग अलग अकेले रहने का मन करता है, मतलब हमें अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, उस टाइप की यहाँ पे अपना बिहेवियर हो जाता है। किसी भी इंसान को ये हो सकता है। तो ये उन्माद रोग इनको हो गया था। और फिर बाद में जो इनके पुत्र थे उदा, इन्होंने ही क्या है, इनकी 1468 में हत्या कर दी थी, क्योंकि ये इस तरह से बिहेव करने लग गए थे। तो इनके पुत्र को अच्छा नहीं लग रहा था कि अपने जो पिताजी इस तरह से दुख पा रहे हैं, तो बाद में इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। तो उदा ने इनकी हत्या कर दी, कुंभा की। तो ये सब बात हो गई। अब इसी से अपने को याद रखना है कि जो उदा है इनको क्या बोलते हैं? मेवाड़ का पितृहंता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का पितृहंता। और चौहानों का पितृहंता आपको बताया था किसको बोलते हैं। तो इतना सब क्या है, हमने कुंभा के बारे में पढ़ लिया। अब जो है अपने कुंभा भी हमें पढ़ना था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो राणा कुंभा हमने पढ़ लिए हैं। राणा सांगा के बारे में देखते हैं। 1509 से 1528 तक इनका शासनकाल रहा। जो राणा सांगा है, इन्हीं को हम संग्राम सिंह के नाम से भी देख सकते हैं अपने पेपर में। तो आप इसको बिल्कुल याद रखें कि सांगा जो है, इन्हीं को संग्राम सिंह बोलते हैं। संग्राम सिंह फर्स्ट, बाद में अलग आएंगे। तो जो संग्राम सिंह है, सांगा है, इनके 3 भाई थे, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह। अब जब 3-4 भाई होते हैं तो क्या है, ज़्यादा वो रहते हैं, तो उनमें क्या है, जो प्रॉपर्टी रहती है उसके लिए संघर्ष होता है। तो पिता के उत्तराधिकारी कौन बनेंगे, इस बात को लेके क्या है, यहाँ पे विवाद चलता रहा। और चारों ही क्या थे, अपने को अब उत्तराधिकारी यहाँ पे मानते थे। ठीक है, तो ये सारी बात यहाँ पे हो गई। अब क्या हुआ,
आगे इस कारण से उनमें संघर्ष होना तय था। इसलिए संघर्ष में अंततः क्या हुआ, बाद में सांगा विजयी हुए और मेवाड़ के शासक बने। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध हुए महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ के शासक बने। तो मेवाड़ के शासक कब बने, तो 1509 में बने और हिंदूपत के नाम से ये फेमस थे। इस समय पे क्या है, मालवा पर जो सुल्तान थे नसीरुद्दीन थे। मालवा का सुल्तान कौन था इस टाइम पे, नसीरुद्दीन था। ये यहाँ पे शासन कर रहा था। 1511 में क्या हुआ, 1511 में सुल्तान की मृत्यु हो गई। सुल्तान किसकी, नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई। इसके बाद में उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया। इससे क्या है, एक राजपूत सरदार था मेदिनी राय। कौन था राजपूत सरदार, मेदिनी राय था। इसकी हेल्प से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता से मेदिनी राय का कद क्या है, बहुत बढ़ गया और अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा लिया। जो मेदिनी राय है, इन्होंने राणा सांगा की शरण में ही चले गए और मालवा और मेवाड़ में वापस से युद्ध हुआ। मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी सेकंड यहाँ पे पराजित हुआ और राणा को यहाँ पे राणा के द्वारा इनको बंदी बना लिया गया। किसको, महमूद खिलजी सेकंड को। फिर क्या हुआ, ईडर का जो उत्तराधिकार था इसका प्रश्न और नागौर पर अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयास किए और मालवा का सहयोग आदि यहाँ पे ऐसे मसले थे जिसको लेकर सांगा और गुजरात का जो सुल्तान था, कौन था गुजरात का सुल्तान, मुजफ्फर, इनके बीच में संघर्ष हुआ पर इनको अंतिम रूप से यहाँ पे भी सफलता नहीं मिली। तो 1517 में क्या हुआ, बाद में महाराणा सांगा ने खातौली जो है अभी प्रेजेंट में कोटा जिले में आता है। तो खातौली का युद्ध हुआ कब, 1517 में। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को यहाँ पे परास्त किया। अब जो सारे युद्ध हैं ये हम अभी ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे। अब अभी तो हम ये क्या है, एक बार रीड कर रहे हैं इस बुक में से। अभी आगे जाके जो भी आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं। वीडियो में क्या है, एंड तक बने रहे। वीडियो थोड़ा सा लंबा यहाँ पे हो सकता है, तो जिसके लिए परेशान नहीं हो। हम एक टॉपिक का जो है एक ही वीडियो लाने का पूरा प्रयास करते हैं जिसमें पूरा टॉपिक ख़त्म करते हैं। फालतू की बकवास यहाँ पे हम नहीं करते हैं, तो उससे क्या है, आपका समय यहाँ पे बचता है और समय वैसे भी अपने पास कम है, तो इसको बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हम, इसी की कोशिश रहती है। इसके बाद में राणा जो थे, इसके बाद में जो राणा थे, तो राणा की सेना ने क्या किया, बाड़ी का युद्ध किया। अब बाड़ी कहाँ पर है, धौलपुर में, तो बाड़ी का युद्ध भी ध्यान रखेंगे। और इसमें भी जो है इब्राहिम लोदी की सेना को इन्होंने परास्त कर दिया। तो एक युद्ध तो हो गया ये खातौली का युद्ध 1517 में, और एक हो गया बाड़ी का युद्ध जो कि धौलपुर में हुआ। दोनों इब्राहिम लोदी के साथ में लड़े थे, किसने, राणा सांगा ने। इससे क्या हुआ, राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा जो थे उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया में क्या है, ये शक्तिशाली शासक बन गए। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम को परास्त करके आगरा पर भी अपना अधिकार जमा लिया और बाबर ने राणा सांगा पे विश्वासघात का आरोप लगा करके उसके विरुद्ध कूच कर दिया, मतलब आक्रमण कर दिया। और बाबर के अनुसार ही राणा सांगा थे, उन्होंने वादा किया था बाबर के अनुसार, क्या, राणा सांगा ने बाबर से वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा। लेकिन राणा सांगा से उसकी कोई मदद नहीं की और इस आरोप की पुष्टि यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन दोनों ही शासक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे, इससे क्या है, दोनों के मध्य में युद्ध होना निश्चित था। तो ये यहाँ पे युद्ध हुआ और जो खानवा का मैदान था, खानवा के युद्ध में क्या है, सांगा पराजित हुए। और इससे पहले बयाना का युद्ध हुआ था फरवरी 1527 में, उसमें बाबर की जो सेना थी उनको यहाँ पे इन्होंने पराजित किया था। तो अभी हम ये भी देखेंगे, कौन सा युद्ध, बयाना का युद्ध देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ तो हम देखेंगे खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, और एक और हमने कौन सा छोड़ दिया, खातौली का हो गया, हाँ ठीक है, ये सारे हम देखेंगे। और ईडर रियासत वाला भी देख लेंगे। फिर क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट जो है 17 मार्च 1527 को क्या हुआ, खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ। कब, 17 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ। तो कौन सा युद्ध हुआ, ये खानवा का युद्ध हुआ, खानवा के मैदान में। इसमें क्या है, तोपखाने और तुलुगमा पद्धति के कारण बाबर की विजय हो गई और राणा सांगा जो है युद्ध में यहाँ पे घायल हो गए। इससे क्या हुआ, युद्ध के मैदान से इनको दूर ले जाया गया। राणा सांगा घायल अवस्था में थे तो इनको युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया और राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने, चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया। लेकिन इनके सामंतों ने क्या बोला इनसे कि
सामंतों ने जो युद्ध नहीं करना चाहते थे उन्होंने क्या किया, सांगा को विष दे के यहाँ पे मार डाला। ठीक है, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा, जो कि दौसा में आता है, कहाँ पे, बसवा दौसा में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। और मांडलगढ़ में क्या है, मांडलगढ़ में इनका क्या है, समाधि स्थल है। तो ये सारा कुछ आपको याद रखना है। ठीक है, मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल है। सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 31 इनका शासनकाल है, और उसके बाद में राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि मांडलगढ़ में जो है क्या है, राणा सांगा का समाधि स्थल है। और मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो मृत्यु तो बसवा दौसा में हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में इम्पोर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सेकंड ग्रेड का फॉर्म भी ज़रूर भरा होगा। तो वो एग्ज़ाम अपने सितंबर में है, तो उसमें भी आपके ये चीज़ें काम आ जाएंगी। तो वापस से आप उस टाइम पे भी ये अगर प्लेलिस्ट 2x की स्पीड पे भी देखते हैं तो भी आपका काम वहाँ पे चल जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अलग एग्ज़ाम के लिए भी देखेंगे तो भी आप देख सकते हैं। तो महाराणा सांगा जो है, इन्हीं को संग्राम सिंह कहते हैं। 1509 से 1528 तक हमने इनका शासनकाल देखा। राज्याभिषेक की बात करें तो इनका राज्याभिषेक 24 मई 1509 में चित्तौड़गढ़ में हुआ। और अजमेर के जो करमचंद पवार थे, इन्होंने यहाँ पे भूमिका निभाई। ठीक है, और जो राणा सांगा थे, इन्हें क्या है, जो राणा सांगा थे इन्हें अजमेर की जागीर दे दी गई। अब अजमेर में भी श्रीनगर ब्यावर आता है। तो ये श्रीनगर वाला नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला ये नहीं है। श्रीनगर ब्यावर जो है अजमेर में आता है, इसकी जागीर इनको दे दी गई और रावत की उपाधि इन्हें यहाँ पे दे दी गई। ठीक है, करमचंद पवार ने। अब बाद में क्या हुआ, राणा सांगा जो है, इनके प्रारंभिक युद्ध आपको याद रखने थे। तो इसकी ट्रिक है KBG। क्या याद रखना है, KBG। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो राणा सांगा थे ये KBC में गए। अब KBC तो नहीं जा पाए तो KBG याद रखना है। KBC की जगह KBG याद रखेंगे तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। तो KBG याद हो गया। अब K से हो गया अपने पास, K मतलब K, ये K से खातोली, B से हो गया ये बाड़ी, और गागरोन, सो इससे G हो गया। ठीक है, अब 1517, 1518, 1518 से 19 ऐसे याद रखना है। खातोली उस टाइम पे तो बूंदी में आता था, लेकिन प्रेजेंट में अभी कोटा ज़िले में आता है। बाड़ी जो कि धौलपुर में आता है, ये युद्ध यहाँ पे। गागरोन तो आपको पता ही है झालावाड़ ज़िले में आता है। तो ये सब पता चल गया। अब खातोली का जो युद्ध था ये महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जो कि क्या था, दिल्ली का सुल्तान था उस टाइम पे। इसमें क्या हुआ, अपने जो राणा सांगा थे ये विजयी रहे और इब्राहिम लोदी यहाँ पे हार गया था, इसमें खातोली के युद्ध में। अब बाड़ी का युद्ध जो है, इसमें भी सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच ही ये लड़ा गया था। और इब्राहिम लोदी की तरफ से यहाँ पे मियाँ माखन और मियाँ हसन थे। और इसमें भी अपने जो राणा सांगा थे यही विजयी रहे और इब्राहिम लोदी यहाँ पे अगेन हार गया था। और बाबर ने जो है अपने बाबरनामा में भी इस युद्ध का उल्लेख किया है। अब जो लास्ट में गागरोन युद्ध है, इसमें क्या हुआ, सांगा और महमूद खिलजी, सांगा और इनकी तरफ से मेदिनी राय था और महमूद खिलजी सेकंड था, जो कि मालवा का शासक था। इसमें भी अपने राणा सांगा ने विजय प्राप्त की। तो ये तीनों युद्ध थे। KBG, राणा सांगा जो है KBC की जगह KBG खेलने गए और उनमें तीनों में क्या है, KBC में जीत गए। तो ऐसा याद रखना है। और 2 में तो क्या है, इब्राहिम लोदी के साथ में खेले, और तीसरे में ये महमूद खिलजी सेकंड के साथ में खेले। ऐसे आपको याद रखना है, तो याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। अब है 1520 में ईडर रियासत। ईडर रियासत जो है गुजरात में आती है। यहाँ पे भी उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। उत्तराधिकार में संघर्ष हुआ रायमल के बीच में और भारमल के बीच में। ठीक है, अब रायमल जो है, रायमल और महाराणा सांगा यहाँ पे सहायता कर रहे थे इनकी, और भारमल और मुजफ्फर शाह जो थे गुजरात के शासक थे, इनके द्वारा यहाँ पे हेल्प की जा रही थी। तो इस तरह से उत्तराधिकार संघर्ष यहाँ पे चल रहा था। तो ईडर का राजा यहाँ पे किसको बना दिया, फिर रायमल को बना दिया गया। अब फिर बाद में क्या हुआ, 1526 में क्या हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ, जो कि हरियाणा में आता है। पानीपत वाला अपना एरिया हरियाणा में आता है। इसी ये युद्ध हुआ बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच में।
किस किस के बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें इब्राहिम लोदी जो है ये तो मारा गया और बाबर के द्वारा क्या है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली गई। अब ये सब याद हो गया। अब बाबर का 5 साल का प्लान, तो 5 साल का प्लान क्या था, इसने 5 साल में क्या क्या किया था, तो आपको याद रखना है 26 से लेके 30 तक के, 1526 से 30 तक का पूरा याद रखना है। तो इसकी एक यहाँ पे ट्रिक है कि बाबर ने क्या किया, पहले तो पानी पिया, फिर खाना खाया, खाना खा के चांद देखा, चांद देख के घर गया और घर जाके क्या है, उसकी मृत्यु हो गई। तो इतना सब काम उसने कर लिया, खाया पिया, ऐश की, घर गया और घर जाके क्या है, मर गया। ऐसे याद रख लें। तो पानी कब पिया? 1526 में, तो पानीपत का युद्ध हो गया। 27 में क्या किया? खाना खाया, तो खानवा हो गया। 28 में चांद को देखा, तो चंदेरी हो गया। 29 में घर पे गया, तो घाघरा का युद्ध हो गया। 30 में मर गया, तो मर गया से मृत्यु हो गई। तो इतना ही याद रखना था, सारा काम आपका हो चुका है। डायरेक्ट यहाँ से मैचिंग वाले में क्वेश्चन में आता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, खानवा का कब हुआ था, ऐसे ऐसे आते हैं। तो आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। अब ये भी पूछते हैं कभी कभी कि जो राणा सांगा है इनके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था, तो दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी, ठीक है, जिसका शासनकाल 1517 से 1526 तक था। अब जो राणा सांगा है इनकी जीवनी अजमेर के हरविलास शारदा ने लिखी। किसने लिखी? हरविलास शारदा ने लिखी। दिल्ली का शासक यहाँ पे बाबर था। अब जो है, जो राणा सांगा थे इन्होंने आगरा को भी जीत लिया था, और किससे जीत लिया था? बाबर को। तो ये सारी बात तो हमने अभी देख ही ली थी। फिर क्या है, भरतपुर में ये थे, तो भरतपुर का दुर्ग रक्षक था उस टाइम पे मेहंदी ख्वाजा। तो मेहंदी ख्वाजा ने भरतपुर में यहाँ पे 1526 में बयाना दुर्ग पर अधिकार किया। और यहाँ पे जब जो है राणा सांगा को पता चला, तो वे यहाँ से बयाना पहुँचे और फिर बयाना में 1527 में युद्ध हुआ। तो 1527 में बयाना का युद्ध आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? बयाना का युद्ध याद रखना है 1527 में। राणा सांगा की उपाधियाँ देखते हैं। तो राणा सांगा को उपाधि मिली हुई है कौन कौन सी? एक तो हिंदूपत, सैनिकों का भग्नावशेष, सिपाही का अंश और अंतिम हिंदू सम्राट। अब एक यहाँ पे बात लिखी गई है, ये भी आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि बाबर ने जो है मेहंदी ख्वाजा की हेल्प के लिए मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा को भेजा था, लेकिन क्या है, वह यहाँ पे देरी से पहुँचा था। कौन? मेहंदी ख्वाजा यहाँ पे देरी से पहुँचा था, किसकी हेल्प करने के लिए? मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा की हेल्प करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ। बयाना कहाँ पे? तो भरतपुर जिले में आता है। किस किस के बीच हुआ बयाना का युद्ध? तो राणा सांगा और बाबर के बीच। यहाँ पे अपने राणा सांगा वापस से विजयी हुए और बाबर यहाँ पे हार गया। दुर्ग का रक्षक था यहाँ पे मेहंदी ख्वाजा, जो कि बाबर का क्या था? बहनोई था। और यहाँ पे महाराणा सांगा की अंतिम विजय इसी युद्ध में हुई थी। तो आगे तो हमने कौन से पढ़े थे? केबीसी में गए थे, नहीं केबीजी में गए थे। तो केबीजी वाले में तीनों में ये जीत गए थे और यहाँ पे बयाना के युद्ध में भी ये जीत गए थे। तो अंतिम बार जो तो विजय इनकी इसी युद्ध में हुई थी, किसकी? राणा सांगा की, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे लिखी है कि राणा सांगा द्वारा बाबर मुगलों के साथ लड़े गए जो तो युद्ध थे, तो बाबर के साथ में लड़े गए युद्ध कौन कौन से थे? एक तो ये था बयाना वाला और दूसरा था खानवा का। तो बयाना वाला तो हुआ था 16 फरवरी 1527 को, खानवा वाला 17 मार्च और 1527 को। तो इसमें क्या करना है, 16 में आपको क्या करना है, एक ऐड करना है तो 17 आएगा। फरवरी में भी एक माह ऐड करना है तो मार्च आ जाएगा, और 27 को 27 ही रहने देना है, 0 ऐड करना है। तो इस तरह से याद रह जाएगा कि बाबर के साथ में जो युद्ध किए, मतलब मुग़ल के साथ में युद्ध किए किसने? राणा सांगा ने। तो 2 युद्ध किए थे, बयाना का और खानवा का, याद हो चुका है। तो यही बात यहाँ लिखी है। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध किया रूपवास भरतपुर में। वीर विनोद में ये डेट बताई है कि 16 मार्च 1527 है, तो जो भी ऑप्शन में आए उसको आप देख लें। अब यहाँ पे जो है ये है लिखा हुआ, देखिए, महाराणा सांगा और बाबर। तो महाराणा सांगा और बाबर जो है इनके बीच में ये जो युद्ध हुआ था, तो इसमें क्या क्या इन्होंने यूज़ किया था, कौन कौन सी जो पद्धतियाँ थी वो फॉलो की थी, तो वो सब क्या है हम यहाँ पे देखने वाले हैं।
तो महाराणा सांगा की तरफ से तो जो है पाती पेरवन पद्धति का प्रयोग किया गया था। और यहाँ पे कौन से शासक शामिल थे, तो आमेर के जो थे पृथ्वीराज कछवाहा थे। जोधपुर की तरफ से राव मालदेव थे और इनके 4000 सैनिक थे। और राव मालदेव कौन थे, तो राणा गंगा के ये पुत्र थे। बिजोलिया की तरफ से गोकुलदास परमार थे। बीकानेर की तरफ से कल्याणमल थे जो कि राव जेतसी के पुत्र थे। सलुम्बर के रतन सिंह चूड़ावत थे। मेड़ता के वीरमदेव रायमल राठौड़ थे। मेवात के हसन खां मेवाती थे। ईडर के भारमल थे और जगनेर के अशोक परमार थे। चंदेरी के मेदिनी राय थे और बूंदी के थे वीर सिंह और नरबदहाड़ा। अजमेर के थे करमचंद पंवार। बड़ी सादड़ी जो कि पाली में आता है, यहाँ से थे झाला अज्जा। वागड़ के थे उदय सिंह। देवलिया प्रतापगढ़ के थे ठाकुर बाग सिंह। नागौर के थे खानजादा और रायसीन जो कि एमपी में आता है, यहाँ से थे सैलदी तंवर। इन दोनों जो खानजादा और सैलदी तंवर है, इन्हीं के विश्वासघात के कारण बाबर से ये दोनों मिल गए थे। सिरोही से आते हैं अखेराज देवड़ा। इन्होंने क्या है, जो सांगा घायल हुए थे युद्ध भूमि में, तब इनको बाहर निकाला था। तो ये सिरोही के अखेराज देवड़ा थे जिन्होंने यहाँ पे इनको बाहर निकाला था। और महमूद लोधी जो है ये इब्राहिम लोधी का भाई था। तो ये सारी बातें हमने राणा सांगा की तरफ से देख ली। अब बाबर की तरफ वाले भी देखते हैं। तो बाबर की तरफ से थे जिहाद का नारा दिया इन्होंने, मतलब धर्मयुद्ध यहाँ पे किया, धर्म के बारे में यहाँ पे युद्ध किया। अब ये तुगलुमा नहीं है, ये तुलुगमा है। तो तुलुगमा देख लें यहाँ पे, तुलुगमा पद्धति का यहाँ पे यूज़ किया, जिसमें क्या होता है 3 तरफ से आक्रमण करते हैं। तो इसका नेतृत्व किया सुलेमान आका ने। और तोप खाने का यूज़ किया किसने, बाबर ने। प्रमुख तोपचीता मुस्ताफ अली कुली और रूमी खां। और मुस्लिम व्यापारियों से तमगा टैक्स को हटाया। व्यक्तिगत शराब सेवन पर रोक लगाई। बाबर को बयाना युद्ध के बाद में पर्याप्त समय मिल गया था, इसलिए क्या है ये यहाँ पे जीत गया था। अब ये है यहाँ पे महाराणा सांगा जो है ये घायल हो गए थे यहाँ पे। तो घायल होने पे इनको बसवा दौसा में लाया गया और यहीं पे क्या है इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इनको जहर दे के मार दिया गया था। तो बसवा दौसा इनको लाया गया, यहीं पे इनका महाराणा सांगा का चबूतरा है। और सांगा के युद्ध भूमि छोड़ के जाने के बाद सादड़ी पाली के जो झाला अज्जा थे, इन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया और ये भी यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए। और राजकीय चिन्ह अगर धारण करने वाला पूछा जाए तो वो भी झाला अज्जा के नाम से ही आपको बताना है। बाबर ने युद्ध में विजयी होने पे क्या है गाजी की उपाधि धारण की। और गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। तो गाजी की उपाधि धारण किसने की थी, बाबर ने की थी इस युद्ध के बाद में। अब जो रहे राणा सांगा ने युद्ध के बाद में बसवा दौसा से रणथंभौर दुर्ग ले जाया गया, इलाज करवाया, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बचे। ठीक है, इनको जहर देके बाद में मार दिया था। राणा सांगा का स्मारक और चबूतरा यहाँ पे बसवा दौसा में है। 1528 में क्या हुआ था, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो जो महाराणा सांगा थे ये बाबर से बदला लेने के लिए कहाँ पहुँच गए थे, ये पहुँच गए थे इरीच एमपी में। कहाँ पे चले गए थे ये, इरीच एमपी में पहुँच गए थे। कौन, महाराणा सांगा, बाबर से बदला लेने के लिए, हार का बदला लेने के लिए। लेकिन जो महाराणा सांगा के सामंत थे ये क्या है युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे इनको जहर दे दिया और जहर दे के इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1528 में हुई और कालपी एमपी में हो गई। ठीक है, अब कालपी एमपी में यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। और महाराणा सांगा का फिर दाह संस्कार मतलब अंतिम संस्कार कहाँ पे किया गया, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। तो यहीं पे क्या है इनकी छतरी है और ये अपने आरपीएससी में पूछा भी था, आगे हम पढ़ेंगे जब पीवाई के क्वेश्चन करेंगे। तो ये राणा सांगा की छतरी जो है ये 8 खंभों की छतरी है, ये भी पूछ सकता है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो जगनेर के अशोक परमार ने इनका निर्माण करवाया। सांगा ने इनकी वीरता से प्रभावित होकर इन्हें ऊपर माल की जागीर दे दी और मुख्यालय जो है सदर मुकाम बिजोलिया को बनाया। कर्नल जेम्स टोड जो है सांगा को क्या बोलते हैं, सैनिकों का भग्नावेश बोलते हैं। और इन्होंने बोला कि इनके 80 घाव हुए थे। और राणा सांगा के साथ में 7 राजा, 9 राव और 104 सामंत जो थे हमेशा ही रहते थे। इसका उल्लेख बाबरनामा में है, तो ये बात भी ध्यान रखें। अब जो गोपीनाथ शर्मा है ये बोलते हैं राणा सांगा को क्या, हिंदूपत शासक। राणा सांगा की रानियाँ कौन कौन थी, तो इनकी रानियाँ थी एक तो धनकंवर और हाडी रानी कर्मावती। अब धनकंवर से क्या है इनके 2 पुत्र हुए, महाराणा रतन सिंह सेकंड और भोजराज। जो भोजराज थे ये तो मीराबाई के पति थे, आपको पता ही है।
और हाड़ी रानी कर्मावती से इनके 2 पुत्र हुए, जो कि महाराणा विक्रमादित्य थे और महाराणा उदय सिंह थे। तो अब आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप जो है, इनका शासनकाल 1572 से 1597 तक रहा। राणा प्रताप की राजधानियों का क्रम यहाँ पे लिखा गया है। पहली तो राजधानी है इनकी क्या, गोगुंदा। गोगुंदा कहाँ पे थी, मतलब गोगुंदा थी हल्दी घाटी युद्ध के समय। फिर इन्होंने राजधानी बनाई कुंभलगढ़ को, ये थी हल्दी घाटी युद्ध के बाद में। तो युद्ध के समय तो थी गोगुंदा, युद्ध के बाद में थी कुंभलगढ़। फिर दिवेर युद्ध जो था, दिवेर युद्ध लड़ा गया था 1585 से 1597 में। तो इस युद्ध के टाइम पे, मतलब इसके बाद में जो राजधानी थी वो चावंड को इन्होंने बना लिया था। तो ये तो इनकी राजधानियों का क्रम है। अब जो इनके उपनाम आते हैं, तो उपनाम इनके हैं मेवाड़ केसरी, मेवाड़ का रक्षक, हल्दी घाटी का शेर, वीर शिरोमणि, हिंदुआ सूरज, राजस्थान का गौरव, नीला घोड़ा असवार। ये अपने क्या है, एक राजस्थानी गीत भी है इसके ऊपर, नीला घोड़ा असवार। पाथल जो कि इनका साहित्यिक नाम है, और गोहिलोत राणा जो कि इनको अकबर ने दिया था। तो ये सब क्या है, इनके उपनाम है। अच्छी तरह से याद रखें, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है पीथल पाथल, जिसमें पीथल तो पृथ्वीराज राठौड़ को बोला गया है और पाथल जो है महाराणा प्रताप को बोला गया है। तो महाराणा प्रताप जो है, इनकी भतीजी थी कौन, किरण कुंवर। इनका विवाह किससे कर दिया गया, पृथ्वीराज राठौड़ से। ऐसा ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना में बताया गया है। मोहनोत नैणसी के अनुसार जो जन्म है इनका 9 मई 1540 को हुआ, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ, विक्रम संवत 1597 में था। डेथ इनकी हुई चावंड में 19 जनवरी 1597 में। 1540 में इनका जन्म हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। फिर क्या है, कटारगढ़ दुर्ग में इनको ले जाया गया। फिर मेवाड़ की आँख किसको कहते हैं, कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। कटारगढ़ दुर्ग में क्या था, बादल महल था, जूनी कचेरी। फिर जूनी कचेरी में क्या है, जूनी कचेरी में महाराणा उदय सिंह और जयवंता बाई जो थी, जयवंता बाई थी, ठीक है, जिनको क्या है राजस्थान की जीजा भी कहते हैं। और जयवंता बाई कौन थी, तो ये जालोर के शासक थे सोनगरा अखेराज चौहान, इनकी पुत्री थी। तो जो जयवंता बाई थी, इनके पुत्री क्या थे, ये महाराणा प्रताप थे। तो आपको पता होना चाहिए, हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए ये सारी बात यहाँ पे आई है कि जो उदय सिंह थे और जयवंता बाई थी, इनके पुत्र थे ये महाराणा प्रताप। और इनके बचपन का नाम क्या था, कीका था, जो कि भीलों के द्वारा ये नाम इनको दिया गया था। 1597 में क्या हुआ, जो महाराणा प्रताप थे इनका विवाह जो है एक तो अजबदे पंवार के साथ किया गया, जिनसे क्या है, तो अजबदे पंवार कौन थी, तो ये हारडोती के जो रामरख पंवार थे, इनकी पुत्री थी। तो इनसे क्या है, इनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम था अमर सिंह, ठीक है। महाराणा प्रताप की जो दूसरी रानी थी, उनका नाम मिलता है छियरबाई, जो कि जैसलमेर की राजकुमारी थी। तो ये सारी बात यहाँ पे पता चलती है। 2 रानियाँ हमने देखी, अजबदे पंवार और छियरबाई, ठीक है। 28 फरवरी 1572 को क्या है, इनके जो पिता थे महाराणा उदय सिंह, उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। कब, 1572 में फाल्गुन पूर्णिमा होली के दिन इनके पिता की मृत्यु हो गई। फिर प्रताप का राज्याभिषेक हुआ 28 फरवरी 1572 को, ठीक है। पिता की मृत्यु हुई और यहीं पे इनका राज्याभिषेक भी कर दिया गया। महादेव बावड़ी के निकट ही क्या है, गोगुंदा उदयपुर में प्रथम, और कुंभलगढ़ राजसमंद में दूसरा विधिवत इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। तलवार बांधने वाला कौन था, तो तलवार बांधने वाला था कृष्णदास चुंडावत, जो कि सलूम्बर का राजा था, सलूम्बर का शासक था, ठीक है। जोधपुर के जो राव चंद्रसेन थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। उपनाम जो है इनके, उपाधि जो है इनकी मिलती है किसकी, महाराणा प्रताप की। तो वो है मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक और प्रताप का अग्रगामी। क्या है, मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक और प्रताप का अग्रगामी, ठीक है। अब जो ये हैं महाराणा प्रताप, इनके टाइम पे जो अकबर का शिष्टमंडल था, तो उसके बारे में देखते हैं। तो अकबर का शिष्टमंडल था, इसकी एक ट्रिक है ये, JMBT 172-373। क्या है, JMBT 172-373। तो जे से तो हो गया जलाल खां, और M से हो गया मान सिंह, B से हो गया भगवंत दास, T से हो गया टोडरमल। तो एक तो 72 है, सिर्फ ये जो है जे वाला ये 72 है, बाकी तीनों 1573, 1577, 1577। तो यही अपने बनाया है, JMBT 173-373। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल,
अब ये डेट भी आपको याद रखनी है, तो डेट पे थोड़ा ध्यान दें। नवंबर 1573, जून 1573, फिर आएगा अक्टूबर 1573 और दिसंबर 1573। ठीक है, ये सारा याद हो गया। ये इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, तो इसको पूरा याद रखना है। महाराणा प्रताप को अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु इन शिष्टमंडलों को भेजा। इनको यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और खाली हाथ यहाँ से लौटना पड़ा। ठीक है, 1576 में क्या हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप की सेना एकत्र हुई और अकबर का मुख्य सेनापति था मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मोलेला राजसमंद, और महाराणा प्रताप की तरफ से ये लोशिंग राजसमंद में एक यहाँ पे सेना एकत्र हुई। ठीक है, अब जो ये युद्ध है इसका उपनाम मिलता है हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम किसने क्या क्या बोले, तो वो देखते हैं। तो जो कर्नल जेम्स टोड है इतिहासकार, इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध को, जो कि 18 जून 1576 में हुआ, उसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली या फिर और मेवाड़ की थर्मोपल्ली तो युद्ध को कहा, और प्रत्येक नगर के लड़ाका को क्या कहा इन्होंने, लियोनिडास कहा। अबुल फजल जो है इन्होंने कहा खमनोर का युद्ध। तो याद कैसे रखना है, फ़ख्र, फ़ख्र तो फ से तो हो जाएगा अबुल फजल, ख से हो जाएगा खमनोर। ठीक है, याद हो गया। आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने क्या कहा, बादशाह बाग का युद्ध कहा। तो बादशाह बाग का युद्ध इन्होंने कह दिया। तो याद कैसे रखेंगे कि लाल बाग, लाल से तो हो गया आदर्शी लाल और बाग से हो गया बादशाह बाग। बंदायूनी ने क्या कहा, गोगुंदा का युद्ध कहा। तो इसको याद रख सकते हैं बंगा से, दंगा की जगह बंगा याद रखें। युद्ध है तो दंगा, तो दंगा की जगह बंगा याद रखना है। तो बंगा से ब से तो हो गया बंदायूनी, गा से हो गया गोगुंदा का युद्ध। और ये युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार कौन था, तो ये भी बंदायूनी ही था। ठीक है, राणा का पठान सेनानायक कौन था, तो राणा का पठान सेनानायक था हाकिम कासूर, जो कि हरावल सेना का था। मतलब हरावल मतलब आगे की पंक्ति में। अकबर की जो सेना का सेनापति था वो था मान सिंह। श्यामल दास ने अपनी रचना वीर विनोद में बोला है कि प्रताप के पास तो ओनली 20,000 सैनिक थे और अकबर के पास इसके 4 गुने मतलब 80,000 सैनिक थे। तो 1:4 का यहाँ पे है। और मोनोत नैन्सी ने बताया कि जो प्रताप थे इनके पास 9 से 10,000 सैनिक थे और अकबर के पास 40,000 सैनिक थे। ठीक है, थर्मोपल्ली का युद्ध इसको कहा 480 ईस्वी पूर्वीय हुआ, ये बात बता दी। और फारस जो है, फारस वर्सेस यूनान के बीच में ये हुआ। जेरेक्सस और जेरेक्सिस जो है ये बड़ी सेना को बोला गया, लियोनिडास छोटी सेना को बोला गया। लियोनिडास जो है छोटी सेना वाले यहाँ पे पराजित हुए, लेकिन ये है हिस्ट्री में अमर हो गए। तो ये सारा देख लिया। अब जो गोपीनाथ शर्मा है इनके अनुसार देखते हैं कि इनके अनुसार जो ये युद्ध है ये 21 जून 1576 को लड़ा गया। वैसे डेट हमें 18 जून 1576 देखने को मिलती है। अब महाराणा प्रताप जो थे इनकी तरफ से जो थे वो हाथी कौन थे इनके, तो इनके हाथी थे एक तो लूना या लूना आ जाए, राम प्रसाद, चक्रवाक और खांडेराव। तो इनके हाथियों से भी क्वेश्चन बनता है कि महाराणा प्रताप के हाथी तो कौन थे और अकबर के हाथी कौन थे। तो महाराणा प्रताप के तो थे लूना, राम प्रसाद, चक्रवाक और खांडेराव, और अकबर के थे मर्दाना, गजमुक्ता जिसको गजमुख भी कहते हैं, गजराज और रन मदार और हवाई। तो ये सारे क्या है इनके हाथी हैं। अब हरावल दस्ते में तो कौन था, तो हरावल दस्ते में हाकिम का सूरी था जो कि अफगान सरदार था। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, राणा प्रताप जी की। ठीक, और इधर किसकी बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अकबर की। तो हरावल दस्ते के हो गए हाकिम खासूर जो कि अफगान सरदार थे। हरावल के इधर हो गए सैयद हाशिम। ठीक है, ये सेनापति थे। अब राम शाह तोमर जो थे ये ग्वालियर से थे, और कृष्णदास चुंडावत ये सलूम्बर के थे। पूंजा भीलों के सरदार थे, ये प्रताप जी की तरफ से थे। अब अकबर की तरफ से कौन थे, तो आमेर के जगन्नाथ कछवाहा थे। मान सिंह थे आमेर के, आसफ खां थे, ये स्वतंत्र सेनापति थे। और बंदायूनी जो है इसने अपनी रचना मुंतखब उल तवारीख में क्या है, इसका आंखों देखा हाल वर्णन किया है। अब जो प्रताप की सेना थी ये तो लोशिंग गांव राजसमंद में रुकी थी, और अकबर की जो सेना है ये मोलेला गांव राजसमंद में रुकी थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो अकबर का मर्दाना हाथी था उससे प्रताप के घोड़े जो थे चेतक, वो घायल होने पर भी प्रताप को युद्धभूमि से बाहर ले गए थे। तो क्या देखा हमने कि अकबर का जो मर्दाना हाथी था उससे क्या है, प्रताप का घोड़ा जो था चेतक वो घायल हो गया था, लेकिन फिर भी उस घोड़े ने क्या है अपने जो स्वामी थे प्रताप, उनकी रक्षा करने के लिए उनको क्या है युद्ध भूमि से बाहर ले गया था।
तो चेतक की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की जाती है। अब यहाँ पे नोट में देखें, युद्ध के बाद में जो है प्रताप के घायल सैनिकों का इलाज किसने करवाया, तो कहाँ पे करवाया, तो ये याद रखना है आपको, कोल्यारी गांव में। तो कोल्यारी गांव में क्या है, प्रताप के जो घायल सैनिक थे इनका इलाज करवाया। चेतक की जो मृत्यु हुई उसके बाद में शक्ति सिंह द्वारा प्रताप को घोड़ा देने का उल्लेख कहाँ पे है, तो ये है अमर काव्य वंशावली में। कहाँ पे है, एक तो अमर काव्य वंशावली में और राज प्रशस्ति में। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देख रहे थे, घोड़ा जो था चेतक उसको घायल कर दिया, प्रताप जी युद्ध भूमि से बाहर चले गए। और फिर क्या हुआ, जो झालामान थे जिनको झाला बीजा भी बोलते हैं, इन्होंने यहाँ पे युद्ध का नेतृत्व संभाला और ये भी यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये भी पूछ सकता है, युद्ध का नेतृत्व संभाला, प्रताप के राज चिन्ह को धारण किसने किया, तो झालामान या बीदा ने धारण किया। मान सिंह जो थे प्रताप को अकबर की अधीनता दिलाने में असफल रहे थे। अकबर ने मान सिंह और आसफ खां को दरबार में आना यहाँ पे बंद करवा दिया था। क्या करवा दिया था, मान सिंह ने, क्योंकि मान सिंह प्रताप को अधीनता दिलाने में असफल रहा, इसलिए अकबर को यहाँ पे गुस्सा आ गया और इसने मान सिंह को और आसफ खां को अपने दरबार में आने का ही बंद कर दिया। ठीक है। फिर राम प्रसाद जो हाथी था, राम प्रसाद हाथी किसका था, राम प्रसाद हाथी था अपने प्रताप जी का। तो इस हाथी को क्या है, मुगल जो सेना थी किसकी, अकबर की, इसने पकड़ लिया और इसको पकड़ के इस हाथी जो था अपना राम प्रसाद, इसका नाम पीर प्रसाद कर दिया। तो अकबर ने इसका नाम क्या कर दिया, राम प्रसाद का पीर प्रसाद कर दिया। अकबर की जो विजय के मत है वो बदायूनी ने दिए, वीर विनोद ने दिए, अबुल फजल ने और मुनोत नैंसी ने। जबकि जो अपने महाराणा प्रताप है इनकी विजय के बारे में राज प्रशस्ति और राज रत्नाकर में उल्लेख है। अब अनिर्णायक युद्ध के बारे में किसने बोला, तो गोपीनाथ शर्मा ने बोला है। कुंभलगढ़ का युद्ध जो है कब हुआ, 1578 में हुआ। तो 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ और अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में ये युद्ध किया और 3 बार यहाँ पे सेना भेजी, 1577, 78 और 79 में। चूलिया गांव में प्रताप की भामाशाह से भेंट हुई। भामाशाह जो है इन्हीं को मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। भामाशाह ने क्या किया था, 25 लाख रुपए, 2000 सोने की अशर्फियाँ प्रताप को दे दी थी और दिवेर पर हमले की योजना भी इन्होंने बनाई थी। किसने, भामाशाह ने। ठीक है। 1580 में क्या हुआ, अब्दुल रहीम खाने खाना का अभियान चला जो कि फेल हो गया था। फिर क्या हुआ, परिवार को इन्होंने बंदी बना लिया और प्रताप ने क्या, इनको वापस भिजवा दिया। इसके बाद में 1582 में क्या हुआ, 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा गया। ठीक है। अभी तो कुंभलगढ़ का युद्ध था 1578 में और अभी आया है 1582 में ये दिवेर का युद्ध। तो दिवेर का युद्ध जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया। महाराणा प्रताप के सेनापति थे इस टाइम पे अमर सिंह और अकबर की तरफ से थे सरिया सुल्तान खां। तो अमर सिंह जो थे इन्होंने सरिया सुल्तान खां को भाला मार करके क्या है, मार दिया था, इनकी हत्या कर दी थी। किसकी, सरिया सुल्तान खां की। और अकबर की जो है यहाँ पे हार हो गई थी, मतलब मुग़ल यहाँ पे हार गए थे। और अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको डायरेक्ट याद रखें। अकबर का अंतिम अभियान जो है जगन्नाथ कछवाहा के समय था 1584 में। महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी क्या थी, तो ये चावंड थी। 28 वर्ष तक ये राजधानी रही। और महाराणा प्रताप की छतरी की बात की जाए तो इनकी छतरी है बारडोली उदयपुर में, जहाँ पे क्या है 8 खंभों की यहाँ पे छतरी है। किसकी, महाराणा प्रताप की। और चेतक जो घोड़ा है इसकी छतरी है कहाँ पे, बलीचा राजसमंद में। तो ये भी पूछा जाता है चेतक की छतरी कहाँ पे है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे है, तो प्रताप जी की तो है बारडोली में उदयपुर में, चेतक की है बलीचा राजसमंद में। हाकिम खां सूरी की छतरी तो ये है खमनौर में, ये भी राजसमंद में आता है। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कहाँ पे, ये है मांडलगढ़, जो कि कहाँ पे आता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो ये पूरा क्या है, प्रताप जी के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। अब बुक में से आप देख लेना, जो भी चीज़ें आपको अलग मिले वो आप यहाँ पे ऐड कर लेना, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें शामिल करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। लगभग चीज़ें अपने नोट्स में पूरी कवर हैं, फिर भी कुछ चीज़ें अगर आपको अलग से मिलें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है। लास्ट हमें पढ़ने मेवाड़ के राज सिंह, जो कि है 1652 से 1680 तक का काल इनका रहा। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद में पुत्र जो थे इनके कौन हुए, राज सिंह हुए।
1652 में इनको शासक बनाया गया। शासक बनते ही इन्होंने क्या है, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत पूर्ण कराई। और इनके समकालीन अगर मुगल शासक पूछे जाए तो बता देना है औरंगजेब और शाहजहाँ थे। कौन कौन थे राज सिंह के समकालीन मुगल शासक, तो ये थे औरंगजेब और शाहजहाँ। अब शासक तो इनको बना दिया, ठीक है। अब शासक बनते ही क्या है, 1615 में मेवाड़ मुगल संधि के प्रतिकूल शाहजहाँ ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में क्या किया, 30,000 की सेना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ढहाने के लिए भेज दी। क्या कर दिया, सादुल्ला खां के नेतृत्व में इन्होंने चित्तौड़ फोर्ट को ढहाने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पे सेना भेज दी राज सिंह ने। अब राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष न करके सेना को हटा लिया यहाँ पे, लेकिन जो मुगल सेना थी वो है कंगूरे और बुर्ज जो थे उनको गिरा के यहाँ पे लौट आई थी। इनकी उपाधि की बात करें राज सिंह की, तो इनकी उपाधि है विजय कटाकतु। क्या है, विजय कटकातु इनकी उपाधि है। 1658 में जो है मुगल शाहजादों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ और महाराणा ने इनमें कोई भी समर्थन यहाँ पे नहीं किया था। तो औरंगजेब जो था वो इस टाइम पे दिल्ली का शासक बना ही था। तो प्रारंभ में तो जो था राज सिंह के साथ क्या है, औरंगजेब के अच्छे संबंध थे। तो औरंगजेब ने जो है राज सिंह को 6,000 जात और सवार मनसब देके सम्मानित किया, मतलब इनको ये दिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1669 में चारुमती विवाद हुआ। अब चारुमती विवाद क्यों हुआ, क्योंकि किशनगढ़ की राजकुमारी थी जिनका नाम था चारुमती, इनकी जो है औरंगजेब से शादी होनी थी। लेकिन क्या हुआ, राज सिंह ने क्या है चारुमती से विवाह कर लिया। तो ये बात क्या है, औरंगजेब को पसंद नहीं आई और औरंगजेब यहाँ पे राज सिंह से नाराज़ हो गए। फिर क्या हुआ, 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाने के आदेश दे दिए और राज सिंह ने मंदिर बनवाए। तो औरंगजेब तो मंदिर तोड़वा रहा था, राज सिंह यहाँ पे मंदिर बनवा रहे थे। जैसे कि अम्बे मात का मंदिर जो है उदयपुर में बनवाया, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में बनवाया, सप्तध्वज के स्वामी जो है या फिर श्रीनाथ मंदिर जिसके नाम से जानते हैं आप, वो नाथ द्वारा राजसमंद में सिहाड़ में ये बनाया। ठीक 1669 में हुआ। इसके 10 साल बाद में 1679 में क्या हुआ, औरंगजेब ने जजिया कर लगाने का औरंगजेब ने तो जजिया कर लगाया था और राज सिंह ने इस कर का क्या है, इस टैक्स का विरोध किया था। कब, 1679 में। अब मुगल मारवाड़ संघर्ष तो यहाँ पे चल रहा था। तो राज सिंह ने राठौड़ों को साथ यहाँ पे दिया। तो राठौड़ों में भी अजीत सिंह और दुर्गादास जी जो थे इनका साथ यहाँ पे दिया है, मतलब इनको यहाँ पे शरण दी। फिर 1680 में क्या हो गया, राज सिंह जी की मृत्यु हो गई। फिर राज सिंह जी की छतरी अगर पूछे तो वो बतानी है कहाँ पे है, कुंभलगढ़ दुर्ग की तलेटी में। तो राज सिंह की छतरी कहाँ पे है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग की तलेटी में। राजसमंद झील जो है ये कहाँ पे है, तो राजसमंद झील जो है ये भी राजसमंद में ही है और इसका निर्माण जो है राज सिंह जी ने करवाया। और अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से गोमती नदी का पानी लाकर, कौन सी नदी का, अकाल प्रबंधन की उद्देश्य से गोमती नदी का पानी का रोक कर इस झील का निर्माण कराया था। और फिर इसके पास में ही क्या बना दिया, राजनगर कस्बा भी बना दिया। और राजसमंद झील के किनारे पर ही क्या है, उत्तरी किनारे पर नौ चौकी पाल का एक स्थान है जहाँ पर राज प्रशस्ति की रचना, मतलब राज प्रशस्ति शिलालेख भी लिखा गया है। राज प्रशस्ति की रचना किसने की, तो ये रणछोड़ दास भट्ट ने की, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में की गई है। यहीं पर जो 25 ब्लैक संगमरमर शिलाओं पर ये खुदी हुई है। ठीक है, और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, कौन सी, राज प्रशस्ति, जो रणछोड़ भट्ट ने लिखी, संस्कृत लैंग्वेज में है, 25 काले संगमरमर शिलाओं पर खुदी हुई है। समकालीन शासक था यहाँ पे कौन, 1658 से 1707 तक औरंगजेब। और औरंगजेब के अलावा भी हमने एक और देखा था, बताइए कौन, तो औरंगजेब के अलावा हमने देखा था शाहजहाँ। तो औरंगजेब और शाहजहाँ में से जो भी आ जाए हम देख लेंगे। अब नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में वही बात लिखी हुई है कि यहाँ पे जो मंदिर इन्होंने निर्माण कराया था उसके बारे में। बादशाह के डर से, बादशाह मतलब औरंगजेब के डर से क्या है, मथुरा से दामोदर गोस्वामी, गोपीनाथ गोस्वामी, श्रीनाथ जी की मूर्तियों को लेकर राज सिंह की शरण में ये आए। और कौन कौन, दामोदर गोस्वामी, गोपीनाथ गोस्वामी, ये दोनों यहाँ पे आए राज सिंह की शरण में। और राज सिंह ने सिहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ मूर्ति स्थापित करवा दी। और नाथ द्वारा से ही क्या है, नाथ द्वारा चित्रशैली का उद्भव हुआ।
तो ये देखिए राज सिंह के बारे में भी मैं यहाँ से भी आपको बता देती हूँ। यहाँ से अब आपको ओनली प्रताप जी के बारे में खुद से ऐड करना है, इतना सा काम आपको करना है। तो राज सिंह जो है, इनका शासनकाल 1652 से 1680 तक रहा। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा कराने का निश्चय किया, लेकिन जो मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट कौन है? औरंगजेब था। इसने 1615 में मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के लिए प्रतिकूल मानते हुए क्या किया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 की सेना के साथ में सादुल्ला खां को यहाँ पे भेज दिया। राज सिंह ने मुगलों के साथ में संघर्ष करना उचित नहीं समझा और अपनी सेना को वहाँ से हटा लिया। मुगल सेना जो थी कंगूरे और बुर्ज गिरा के यहाँ से लौट गई। 1658 में मुगल जो शहजादे थे, इनमें उत्तराधिकार को लेकर क्या है संघर्ष छिड़ा, लेकिन जो महाराणा थे, इन्होंने किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया। मतलब औरंगजेब के जो भी पुत्र थे, शहजादे थे, उन्होंने लड़ाई हुई उत्तराधिकार को लेके, लेकिन जो महाराणा राज सिंह थे, इन्होंने यहाँ पे किसी भी तरह का सपोर्ट इसमें नहीं किया। तो महाराणा यहाँ पे टाल मटोल करते रहे और जो दिल्ली का शासक था वो औरंगजेब बना। तो प्रारंभ में तो उनके संबंध क्या है, राज सिंह से अच्छे रहे, लेकिन जब क्या हुआ, औरंगजेब ने तो प्रारंभ में तो अच्छे रहे, तो औरंगजेब ने क्या कर दिया, 6,000 जात और सवार का मनसब इनको दे दिया। किसको? राज सिंह को। लेकिन बाद में क्या हुआ, किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, जिनका विवाह तो होना था औरंगजेब से, लेकिन हो किससे गया? तो विवाह हो गया राज सिंह से 1660 में। तो औरंगजेब क्या है, यहाँ से प्रसन्न हो गया, दुखी तो होएगा ही, क्योंकि विवाह तो होना था औरंगजेब से, लेकिन हो गया किससे? राज सिंह से। तो दुखी होना बिल्कुल स्वाभाविक था और अप्रसन्न ये यहाँ पे हो गया औरंगजेब। इसके बाद में 1679 में औरंगजेब के द्वारा क्या लगाया गया? जजिया कर लगा दिया गया। राज सिंह ने इसका विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो गई और अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से इसने क्या किया था? गोमती नदी के पानी को रोक के राजसमंद झील का निर्माण कराया था। और झील के उत्तरी किनारे पे क्या है, नौचौकी पाल नामक स्थान पे राज प्रशस्ति नामक शिलालेख को भी लगवाया था, जो कि संस्कृत भाषा में है। लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना किसने की थी? तो रणछोड़ भट्ट ने की थी। यह प्रशस्ति जो है 25 काले संगमरमर की शिलाओं मतलब चट्टानों पर उल्लेखित है। इस संसार का सबसे बड़ा शिलालेख यही माना जाता है। तो ये सारा कुछ क्या है, हमने यहाँ पे देख लिया है, अच्छी तरह से सब कुछ कवर कर लिया है। इसके बाद में भी अगर आपको कुछ लगता है कि हमें पढ़ने की आवश्यकता है, मुझे तो नहीं लगता, इतना आप पढ़ लेंगे, इतनी थ्योरी अगर आपको याद रह जाएगी। हमने पूरा 1 घंटे और लगभग अभी अपने को 28 मान लेते हैं, 28 मिनट हुई है। इसमें हमने पूरा कवर कर लिया है। अपने 4 जो शासक हैं वो तो कंप्लीट किए ही है, उसके अलावा आपने शुरू में देखें वो भी हमने कंप्लीट किए। तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, बाहर जाएगा तो सबके लिए बाहर जाएगा। कोई भी ग्रंथ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गाइड आपको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए समय भी नहीं है। जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हम आराम से डिटेल में और चीज़ें कंप्लीट करेंगे। समय के अनुसार ही चीज़ें करी जानी चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि समय निकल जाने के बाद आप कुछ भी हाथ पैर मारते रहें, कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।